मैं अंकित अग्रवाल आप सबका वेलकम करता हूँ आज के इस सेशन में। तो हमारे साथ आशीष बटालिया जी भी है जो HDFC म्यूचुअल फंड से है। तो इस सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे तो आपका भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। नेक्स्ट, तो हमारे इंडियन कल्चर में फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं फैमिली को देखते हुए लेते हैं। फैमिली हमारा प्रायोरिटी होता है। नेक्स्ट, तो हम लोग सेव और इन्वेस्ट क्यों करते हैं? अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। हमारे लाइफ का बहुत सारा फाइनेंशियल गोल होता है, जैसे मैरिज हो गया, रिटायरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, वैकेशन हो गया, ड्रीम होम हो गया। तो सभी गोल को पूरा करने के लिए हमें एक प्लानिंग की जरूरत है कि उस प्लान के तहत हम उस गोल को पूरा करें। नेक्स्ट, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सेफ्टी क्या है? कोई भी इन्वेस्टमेंट में हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं, टैक्स एफिशिएंट है कि नहीं, इनकम उसमें रेगुलर है कि नहीं, लिक्विडिटी है कि नहीं, जब पैसा का जरूरत पड़े हमें वो मिल रहा है कि नहीं। नहीं तो आप लोग में से कितने लोगों ने वॉरेन बफेट का नाम सुना है? वॉरेन बफेट जो है वो वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर है और वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट में है। इनकी एज अभी 92 है। इन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। तो एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि आपका लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है? तो इन्होंने बताया कि जो मैं इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में शुरुआत किया वो काफी लेट है, मुझे और जल्दी चालू करना चाहिए। तो उनका दो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, वो है पहला नेवर लूज मनी, पैसा को कभी खोना नहीं चाहिए। दूसरा नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। नेक्स्ट, तो इन्फ्लेशन जो है वो एक मतलब टाइम के साथ पैसा का वैल्यू कैसे घटाता है वो इस प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि 100 रुपया अगर कहीं रख दिया गया, मतलब 100 रुपया लॉकर में रखा गया या पर्स में रखा गया, तो 1980 में 40 साल के बाद उसका परचेजिंग पावर जो है वो सिर्फ 4 रुपया 75 पैसा रह गया, मतलब कि 95% खत्म हो गया। नेक्स्ट, तो इन्फ्लेशन दो तरह का होता है। पहला इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट हमें बताती है कि महंगाई जो कमोडिटी में होता है वो 6-6.5%, बट एक्चुअल इन्फ्लेशन जो होता है, जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हो गया फूडिंग में, हो गया रेस्टोरेंट में, हो गया हॉस्पिटल सेक्टर में काफी इन्फ्लेशन है, वो 8% 8.5% के आसपास है। और आपको पता है एफडी में आज के डेट में 6-6.5% से ज्यादा रिटर्न मिलता नहीं है। तो अगर एफडी का रिटर्न इतना है तो इन्फ्लेशन ज्यादा है, मतलब उसको बीट नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट, तो ये एक प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि 100 रुपया अगर लगाया गया एफडी में तो 20 साल के बाद एफडी में 265 रुपया बना, बट 100 रुपया की चीज 20 साल के बाद 466 रुपया हो गया, मतलब करीबन 200 रुपया का शॉर्टफॉल हो गया। पैसा का वैल्यू उतना बढ़ा नहीं। नेक्स्ट, और अगर हम टैक्स की बात करें, आफ्टर टैक्स 30% टैक्स स्लैब में आते हैं कोई, तो 100 रुपया का वैल्यू 20 साल के बाद 198 रुपया बना, मतलब कि 270 रुपया कम बना, इतना बड़ा शॉर्टफॉल आ गया। नेक्स्ट, तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हम लोग आज तक क्या करते आ रहे हैं, जो कि कभी ना कभी आप सभी लोग किए होंगे, पीपीएफ में किए होंगे, पोस्ट ऑफिस में किए होंगे, आरडी में किए होंगे, बैंक एफडी में किए होंगे, एनएससी में किए होंगे। इस सब में हमें पहले दादा परदादे के टाइम पे काफी ज्यादा रिटर्न मिलता था। जैसे आप देख सकते हैं 12% पीपीएफ में मिलता था, 11% हुआ, अभी 7%, 7.5% है। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा कि कम होगा? कम ही ना बढ़ेगा। हाँ, तो उसी तरह पोस्ट ऑफिस में 13.5% मिलता था, 14 और एमआईएस में भी 14% मिलता था, एफडी में 13% मिलता था, जो कि अभी 5.5% हुआ। उसके बाद अभी रेपो रेट बढ़ने के बाद 6-6.5% हो गया। नेक्स्ट, नहीं, इसका थोड़ा सा 8.75 हो गया और सीनियर सिटीजन। अभी थोड़ा सा 8% अभी 8.75 फॉर सीनियर सिटीजन। नहीं, अभी क्या है इसका ऊपर तो थोड़ा आप थोड़ा सा लाइट दो ना, क्यों इसका काम हो गया है? इसका कारण ये है कि जैसे इकोनॉमी डेवलप करता है, जैसे अमेरिका में आपको पता होगा जो एफडी का रिटर्न है वो 2% 3% है। सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने पे कुछ मिलता नहीं है, पैसा उल्टी चार्ज कटता है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करता है, आपको जैसे आज से अभी से 6 महीना पहले 6 महीना पहले होम लोन 6.5% हो गया, मगर अभी जिनका होम लोन चल रहा होगा 2% वो बढ़ गया RBI का रेपो रेट के बाद। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसको रेपो रेट को घटाता है, तो इसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटता है। तो आने वाले टाइम में ये और कम होने वाला है, बढ़ने वाला नहीं है, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करेगा। नेक्स्ट, तो ये एक ब्लूमबर्ग का रिसर्च का डाटा है, ठीक है, ये इंटरनेशनल एजेंसी है ब्लूमबर्ग।
उसका रिसर्च का डाटा है कि 100 रुपया अगर 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाया गया 1980 में 100 रुपया लगाया गया 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, पहला है एफडी में, दूसरा है गोल्ड में, तीसरा सेंसेक्स में। एफडी आप सभी जानते हैं, गोल्ड भी आप सब जानते हैं। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स 30 बड़ी कंपनियों का एक समूह होता है, जैसे उसमें आता है टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, इस तरह की 30 बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप है। तो 100 रुपया अगर एफडी में लगाया गया तो 40 साल के बाद देखा गया कि 100 रुपया 2500 रुपया बना, मतलब कि 25 गुना पैसा बना। गोल्ड 100 रुपया 5690 रुपया बना, और सेंसेक्स जो है वो 40,000 रुपया बना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एफडी का रिटर्न जहां 40 साल के बाद 100 रुपया 25 गुना हुआ, गोल्ड 56 गुना हुआ, सेंसेक्स जो है 407 गुना। और अगर आज की बात करूं मैं, तो आज जो है सेंसेक्स 61,000 पे है। ये जनवरी 2020 का लास्ट अपडेट है। 2 साल में 61,000 के आसपास चल रहा है, ये डिविडेंड को छोड़ के। तो आप देख सकते हैं कि लंबा समय में ना ही एफडी उतना अच्छा रिटर्न बनाया। गोल्ड में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ मतलब सेफ्टी के हिसाब से भी करते हैं, और एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ होता है हम लोग का कि हाँ ये जो है हमारे एंसेस्टर का है, या उसमें एक ज्वेलरी के फॉर्म में है। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि इसको बेचना है, इसका रेट क्या चल रहा है। लेकिन हालांकि लंबा समय में वो ज्यादा रिटर्न बना के देता नहीं है। बट रिस्क फैक्टर भी तो इन्वॉल्व है। रिस्क फैक्टर है, आगे बताएंगे। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स जो है, ये ग्राफ है सेंसेक्स का 40 साल का। तो 40 साल में ये कभी सीधा मूव नहीं किया है, स्टेप्स में वोलेटाइल है। तो इससे आगे इसमें बताएंगे मैं कि ये शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल है, लेकिन लॉन्ग टर्म बोलने का मतलब है अबव 5 इयर्स। अबव 5 इयर्स में 40 साल का पीरियड में कभी भी ये नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, कभी भी किसी को लॉस नहीं दिया। वो आगे के प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। नेक्स्ट, अगर मैं इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर को हटा दूं, तो 40 साल के बाद एफडी में 100 रुपया 116 रुपया बना, मतलब कि कुछ पैसा बढ़ा ही नहीं 40 साल में महंगाई को हटाने के बाद। गोल्ड की बात करूं तो 100 रुपया 265 रुपया बना, और सेंसेक्स की बात करूं वो 100 रुपया 1893 रुपया बना। तो आप देख सकते हैं कि एफडी में मोटा मोटी लगभग सेम रहा, गोल्ड में भी 2 गुना हुआ, जबकि सेंसेक्स में 19 गुना हुआ। नेक्स्ट, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि शॉर्ट टर्म में सेंसेक्स यानी कि इक्विटी मार्केट में रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क नहीं है। लॉन्ग टर्म होने का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं अबव 5 इयर्स, 5 साल, 7 साल, 10 साल। नेक्स्ट, तो ये एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, इसमें बताएगा कि इक्विटी मार्केट का जो जर्नी है सेंसेक्स का, वो रोलर कोस्टर की तरह है। तो अगर इस वीडियो को आप देखिए, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको और बताता हूं। प्लीज। Investing in equity market is just like riding a roller coaster. In roller coaster, after going through so many scary ups and downs, we finally get the amazing experience of fun, joy and happiness. During these speedy ups and downs, we might get scared, but we did not jump out of it even though we feel the fear. Being seated is the safest option till the time we end up with our ride. Similarly, we can create a great wealth from the equity market only after passing through lots of ups and downs. Equity markets can correct you to many reasons, and feeling of fear is natural during such market corrections. In spite of fear, it is always advisable to stay invested for the long term. During 2003 to 2007, Sensex faced many corrections before it went up from 3,390 from 1st January 2003 to 20,286 on 31st December 2007. During such corrections, whoever does not let the fear overpower the logic of long-term investing can create a great amount of wealth. Invest your hard-earned money in equity market through mutual funds for long-term with the help of proper advice from financial advisor to create wealth for you and your family. Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully before investing. तो इस वीडियो में जैसा आपने देखा कि इक्विटी मार्केट का जर्नी यानी कि सेंसेक्स का जर्नी एक रोलर कोस्टर की तरह होता है। शॉर्ट टर्म में जैसे मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होता है, लॉन्ग टर्म में वो अच्छा रिटर्न बना के देता है। अगर किसी ने रोलर कोस्टर में बैठा होगा तो उनको जो वोलेटिलिटी होता है काफी डर लगा होगा, लेकिन जब वो जर्नी कंप्लीट किए होंगे तो उनको काफी मजा आया होगा। लेकिन अगर रोलर कोस्टर से जंप करने की कोशिश करे तो उनका डेथ कंफर्म है। उसी तरह इक्विटी मार्केट में अगर कोई पैनिक हो गया कि मार्केट उतना बढ़ा नहीं न्यूज को देख करके,
कि अभी कम बढ़ रहा है, उसको अगर पैनिक करे तो उसका उतना रिटर्न नहीं बनता। नेक्स्ट, तो सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का क्या रूल है कि इक्विटी मार्केट का बोलने का मतलब है इक्विटी मार्केट में दो तरीका से इन्वेस्टमेंट होता है। पहला होता है म्यूचुअल फंड से, दूसरा होता है शेयर से। तो मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट शेयर में क्या इशू है, डायरेक्ट शेयर में 6000 कंपनी है इक्विटी मार्केट में। जैसे आप कोई भी नाम लीजिए, हम लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं डेली में, आईटीसी, यूनिलीवर, टाटा, रिलायंस, कोटक बैंक, तो इसमें क्या होता है कुछ शेयर में काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है, कुछ ने खराब। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है, जस्ट लाइक एक डॉक्टर होता है, एक सीए होता है, लॉयर होता है। तो वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर रिसर्च करता है, 40-50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। उसका रात दिन का वही वर्क है, रिसर्च करना और ज्यादा रिटर्न बना के देना। तो डायरेक्ट शेयर में आपने सुना होगा शेयर मार्केट में काफी लोगों को लॉस हो गया, तो वो खुद करने का कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम क्या है कि हम उतना एक्सपर्ट नहीं है, डॉक्टर का काम हम डॉक्टर से करवाते हैं, लॉयर का काम लॉयर से करवाते हैं, सीए का काम सीए से करवाते हैं। अगर हम खुद बाईपास सर्जरी करने की कोशिश करें तो क्या होगा? तो वही इसी कारण है कि 95% लोग आज के डेट में डायरेक्ट शेयर में लॉस करते हैं, ये रियल फैक्ट है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने 5 साल 10 साल के पीरियड में ड्यू टू एक्सपर्टाइज ऑफ फंड मैनेजर दे आर मैनेजिंग लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ मनी। आज की डेट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो साइज है वो है 40 लाख करोड़। ठीक है, तो मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी मार्केट बढ़ गया, मार्केट सस्ता हो गया, कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, न्यूज चैनल में आता है काफी, तो न्यूज चैनल को देखेंगे तो वेल्थ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि न्यूज चैनल दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल फाइनेंस, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन देयर टीआरपी। ठीक है, स्टे डिसिप्लिन विद एसआईपी में आगे बात करूंगा, और इन गोल के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गोल के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमारा सेंटीमेंट जुड़ा हुआ रहता है, हम लंबे समय तक बने रहते हैं। ये एक प्रेजेंटेशन है कि 1 लाख रुपया 2003 में अगर लगाया गया सेंसेक्स में तो 18 साल के बाद कितना रिटर्न बना। जैसे आपने देखा कि सेंसेक्स जो है एफडी से ज्यादा रिटर्न बना के दिया है हमेशा, तो 18 साल के बाद 1 लाख रुपया 15 लाख बना। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड में टोटल आज के डेट में कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, टाटा हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, 40 तरह की कंपनी है और नई कंपनी और भी आ रही है। तो सभी कंपनी का स्कीम होता है कुछ, तो वो ड्यू टू एक्सपर्टाइज ऑफ फंड मैनेजर सक्सेस से तो मार्केट ने तो इतना रिटर्न दिया, मगर जो म्यूचुअल फंड है वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया हुआ है, तो उसमें और भी ज्यादा रिटर्न बन रहा है। वो कैसे? आप देख सकते हैं, जैसे एक बिरला का फंड है जहां सेंसेक्स ने 15 लाख बना के दिया, बिरला का फंड ने 40 लाख 41 लाख बना के दिया। ठीक है, डीएसपी का फंड ने भी 41 बनाया, फ्रैंकलिन ने 28 बनाया, एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड में बनाया 39 लाख और आईसीआईसी ने 31 लाख बनाया। तो कहां सेंसेक्स का रिटर्न 15 लाख है, यहाँ 30 लाख 40 लाख बन रहा है 18 साल में। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मार्केट को टाइमिंग नहीं करना चाहिए कि अभी महंगा है, मार्केट सस्ता है। अगर 18 साल के पीरियड में 2 बेस्ट दिन, सिर्फ 2 दिन, मतलब 18 साल में कम से कम 7000 से ऊपर दिन होता है, 7000 के आसपास, उसमें 2 दिन अगर किसी का छूट जाता है तो 40 लाख का रिटर्न 32 लाख बनता है, मतलब 8 लाख कम। क्योंकि कभी कभी ऐसा पीरियड आता है मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो इसलिए बोला। और अगर 5 बेस्ट दिन छूट गया 18 साल के पीरियड में, 5 दिन किसी का अगर छूट जाता है, तो जहां 40 लाख का रिटर्न है वो बनता है सिर्फ 27 लाख, 13 लाख कम। इसलिए मार्केट को टाइमिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास गोल आपका लंबे समय का है, कोई भी गोल, तो गोल के बारे में आगे बात करूंगा, क्या क्या गोल हो सकता है। नेक्स्ट, तो जैसे मैं बताया, कंक्लूजन इसका है टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट टाइम इन द मार्केट। टाइमिंग का मतलब हो गया कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट बढ़ गया अब बेच देते हैं, मार्केट घट गया अभी खरीद लेते हैं। नेक्स्ट, तो जैसे मैं ये बताया कि पीपीएफ में आप सभी लोगों ने कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट किया होगा। ये कैसे कम होते जा रहा है, 11%, 8%, 7%, अभी भी 7 साढ़े 7 का रेंज में है। नेक्स्ट, तो पीपीएफ में इस प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि 2007 में किसी ने हर साल 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया पीपीएफ में 15 साल तक, मतलब 1.5 लाख करके हर साल इन्वेस्ट किया 15 साल तक। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 22.5 लाख। 22.5 लाख का रिटर्न पीपीएफ में 42 लाख बना, जस्ट अबाउट डबल। तो जैसे मैं बताया, म्यूचुअल फंड में भी एक फंड होता है ईएलएसएस। ईएलएसएस का नाम किसी ने सुना है? तो ईएलएसएस क्या होता है?
इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसमें सिर्फ 3 साल का लॉक इन होता है, जहां पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन होता है, ईएलएसएस में सिर्फ 3 साल का लॉक इन होता है, और ईएलएसएस में भी टैक्स सेविंग मिलता है, सेम जस्ट लाइक पीपीएफ 80C के अंदर। तो ईएलएसएस भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है। तो आपको जैसे बताया 40-45 कंपनी है, तो किसी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है, किसी का एवरेज रहता है, किसी का खराब रहता है। तो जो सबसे खराब रिटर्न बनाया, सेम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख करके 15 साल 22.5 लाख इन्वेस्टमेंट, तो जो सबसे खराब रिटर्न बना ईएलएसएस का, वो बना 67 लाख रुपए, 67 lakhs। जो सबसे बेस्ट रिटर्न बना, जो स्कीम ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया, वो है 94 lakhs, और जो एवरेज रिटर्न बना वो बना 77 lakhs। तो चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो खराब हो, चाहे एवरेज हो, तीनों ही ईएलएसएस स्कीम में पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न दिए, क्योंकि पीपीएफ में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट भी पैसा मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। आज गवर्नमेंट एलआईसी का भी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको पता है लंबा समय तक पैसा निकलने वाला नहीं है और यहीं से ज्यादा वेल्थ बनेगा। तो 42 लाख की जगह सबसे खराब स्कीम ने भी 67 लाख बनाया, एवरेज स्कीम में भी 77 लाख बनाया, और सबसे बेस्ट ने भी 94 लाख बनाया। नेक्स्ट, तो हमें डिसिप्लिन में भी एक होता है तरीका लमसम पैसा डालने का। तो आप सबने जैसे एफडी किया होगा, कभी ना कभी आरडी भी किया होगा। तो जस्ट लाइक आरडी एक एसआईपी होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसमें क्या होता है, एक डिसिप्लिन के तहत इन्वेस्टमेंट होता है। हर महीने की 2 तारीख या कोई भी तारीख आप डिसाइड कर सकते हैं, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें 1000 रुपीज का होता है। उसमें एक डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट, तो उसका क्या बेनिफिट है? उसमें इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है, पहला जैसे बताया आपको, डिसिप्लिन में इन्वेस्ट हो रहा है। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में क्या है कि बहुत लोगों की सेविंग की हैबिट नहीं है। लोग जितना, खासकर यंग एज में लोग सेविंग कर पाते नहीं है, एक्सपेंस ज्यादा होता है, तो वो सेविंग का हैबिट को भी बनाता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। रुपी कॉस्ट एवरेज, इसके बारे में बताऊंगा आगे। मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है कि अभी मार्केट महंगा हो गया, मार्केट सस्ता हो गया। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बोला था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर इन द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। ठीक है, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो मिलता है वो काफी लंबा समय तक बढ़ जाता है। अगर जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कभी ना कभी होम लोन भी लिया होगा, तो उसमें 50 लाख का होम लोन रहता है, तो 30 साल के बाद वो 1.5 करोड़ हो जाता है, मतलब 1 करोड़ इंटरेस्ट ही हो जाता है। उसी तरह इन्वेस्टमेंट में जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो काफी बड़ा हो जाता है। छोटे अमाउंट से, जैसे मैं बताया, स्टार्ट कर सकते हैं 1000 2000 से, और अपना फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो जैसे मैं बताया रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक होता है, मतलब मार्केट जब महंगा है, मार्केट तो वोलेटाइल है, लंबा समय में ऊपर जा रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन कभी भी सीधा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, ऐसे ऐसे जिगजैग वे में जाता है। तो एसआईपी में क्या होता है कि जब मार्केट महंगा रहता है तो कम यूनिट्स मिलते हैं। यूनिट्स मतलब कि नंबर ऑफ, जैसे शेयर होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स मिलते हैं म्यूचुअल फंड में। तो जब मार्केट महंगा होता है तो कम यूनिट्स मिलते हैं, और मार्केट सस्ता होता है तो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। वो कैसे? जैसे किसी ने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया एसआईपी में हर महीने, तो नैव क्या है? नैव प्राइस है, और यूनिट्स जो मैं बताया नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हर महीने 10,000 इन्वेस्ट हो रहा है। तो हुआ क्या, जब नैव 20 था 20 था, तब 500 यूनिट मिला 10,000 रुपए, और जब नैव फिर डाउन हुआ 17 हुआ तो ज्यादा यूनिट्स मिला। उसी तरह के नैव 21 गया, 16 गया, 13 गया, फिर 19 आया, फिर 22 आ गया। तो हुआ क्या, ऐसे एवरेजिंग, मतलब जब मार्केट डाउन गया तो ज्यादा यूनिट, ज्यादा अमाउंट खरीद लिए। तो हुआ क्या इसमें एंड में कि 90,000 इन्वेस्टमेंट हुआ, तो और रिटर्न बना 1,12,000 सिर्फ 9 महीना, क्योंकि जब मार्केट डाउन था ज्यादा यूनिट्स मिला। नेक्स्ट, तो इसमें क्या है कि अगर कुछ लोग, अगर मार्केट उतना कम रिटर्न देता है शॉर्ट टर्म में, तो वो पैनिक करने लगते हैं। तो 2 इन्वेस्टर रहते हैं, एक होते हैं कंफ्यूज इन्वेस्टर, एक होते हैं पेशेंट इन्वेस्टर। ठीक है, तो दोनों ने 2008 में 5,000 का एसआईपी स्टार्ट किया हुआ होता है, मतलब कि साल का 60,000 का 60,000 होता क्या है। 5 साल में इन्वेस्टमेंट हुआ, 5 साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपया 5 साल में इन्वेस्टमेंट हुआ, 60,000। तो उस समय में मार्केट एक रेंज में चलता है, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देता। तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट 3,70,000 बनता है, 3,80,000 बनता है, किसी में 3,60,000 बनता है। अलग अलग स्कीम है, जैसे आप देख सकते हैं, मैं बताया HDFC, SBI, निपॉन, हर एक कंपनी, ऐसे करके 40 कंपनी है।
तो जो कंफ्यूज इन्वेस्टर रहता है वो बोलता है कि नहीं मार्केट तो उतना अच्छा रिटर्न दे नहीं रहा है, वो विड्रॉ कर लेता है। लेकिन दूसरा इन्वेस्टर जो रहता है पेशेंट इन्वेस्टर, उसको पता है इसको कंटिन्यू करेंगे तभी हमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगा और मेरा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट हो। तो वो 2021 तक कंटिन्यू करता है, मतलब 2008 का इन्वेस्टमेंट जो 2013 में स्टॉप कर देता है पहला इन्वेस्टर, दूसरा इन्वेस्टर 2021 तक कंटिन्यू करता है 5,000 तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा 7,75,000, 7 लाख और 5,000 ऐड हुआ। लेकिन पैसा कितना बना, पैसा आप देखो कितना बना, किसी में 36 लाख बना, किसी में 32 लाख बना, किसी में 25 लाख बना। तो जो कंफ्यूज इन्वेस्टर वो 70,000 का प्रॉफिट बुक किया, 70,000 लेके मार्केट से एग्जिट कर गया, और जो पेशेंट इन्वेस्टर है उसने किसी ने 20 लाख बनाया, किसी ने 25 लाख बनाया, 7 लाख का इन्वेस्टमेंट में 20 लाख का प्रॉफिट। तो ये फायदा है कि कंटिन्यू करने। नेक्स्ट, तो जैसे मैं बताया कि ये एक एनालिसिस है एसआईपी का, 80 स्कीम का रिसर्च किया गया, तो पता चला कि एवरेज रिटर्न जो एसआईपी ने दिया है वो 18% का दिया है। मतलब जहां आज के डेट में आरडी में कितना मिल रहा है 6-6.5%, वहां 18% कंपाउंडिंग मिला है, हर साल 18% इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। जो सबसे खराब स्कीम दी परफॉर्म किया है उसका भी 11% का रिटर्न मिला है, और जो सबसे बेस्ट परफॉर्म किया उसका भी 27% का मिला है, 27%। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने 35% ग्रोथ किया है। तो अगर इसमें तो उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों का सीईओ काम कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, पैसा बन रहा है। 15 साल में भी देखा गया एवरेज रिटर्न 16%। मैं बेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको बेस्ट रिटर्न मिलेगा, अगर आपको एवरेज भी मिल रहा है तो 18% मिल रहा है हर साल, 10 साल में, 15 साल में 16%, 20 साल में 19%। तो ये रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट, तो हमें इन्वेस्टमेंट एक गोल के साथ करना चाहिए। वो गोल क्या क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट, तो एक गोल है हमारे सभी का लाइफ में आता है रिटायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, रिटायर्ड जो है एक पर्सन रहता है, राज, इसकी एज होती है 30, ठीक है, इसकी रिटायरमेंट एज है 55। तो इसका आज का जो एक्सपेंस है, जो डेली बेसिक एक्सपेंस है वो 25,000 है। लेकिन जैसे मैं बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इन्फ्लेशन रहेगा कंट्री में। ठीक है, एक टाइम पे 500 रुपया में काफी कुछ आ जाता था, आज 500 रुपया में कुछ वैल्यू नहीं है। तो उसका जो 25,000 का कॉस्ट है वो रिटायरमेंट के टाइम 55 के एज में 1,07,000 होने वाला है। और उस समय तो वो वर्क रिटायर हो जाएगा तो उसकी इनकम स्टॉप हो जाएगी। तो अगर वो अपने चिल्ड्रन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है या कोई भी रीजन है तो उसको उसका प्रॉपर प्लानिंग करना होगा। उसके लिए उसको 2,16,00,000 की जरूरत होगी। अगर 2,16,00,000 उनके पास रहेगा तो हर महीने उनको 1,07,000 रुपया एज अ विड्रॉल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है, अगर वो नेक्स्ट 7,800 रुपीज मैं 15% का रिटर्न बताया, जैसे अभी 90% रिटर्न देखा, मैं बेसिक रिटर्न की बात कर रहा हूं। अगर 7,800 की कोई मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि एसआईपी करते हैं तो वो 2,16,00,000 का जो गोल है उसको पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन प्लानिंग, बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि आज की डेट में एजुकेशन कॉस्ट कितना हो गया है। ठीक है, इसका कोई इन्फ्लेशन का गवर्नमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है कि हर साल इतना बढ़ेगा। कभी फीस रहता है 1 लाख तो 1.5 लाख भी हो जाता है अगले साल, और गवर्नमेंट भी इसमें कुछ कर नहीं सकती है। प्राइवेट स्कूल का फीस ऐसे भी बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर बच्चे की हायर एजुकेशन, अगर बच्चे की एज 5 साल और 18 साल में वो कुछ हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया में, अब्रॉड में, तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, 10 लाख का करेंट खर्चा एक्सपेंस, वो 13 साल के बाद 27 लाख होने वाला है। ड्यू टू 8%, सिर्फ 8% इन्फ्लेशन मैंने इसमें एज्यूम किया है। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है। नेक्स्ट, अगर 27 लाख रुपया बच्चे को चाहिए 13 साल के बाद हायर एजुकेशन के लिए, तो अगर 6,000 रुपया की एसआईपी अगर मंथली गार्जियन करते हैं तो उस गोल को अचीव कर सकते हैं, छोटा 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 करके इन्वेस्ट करके। नेक्स्ट, मैरिज हमारे लाइफ का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है और काफी उसमें एक्सपेंस होता है। बच्चे की जन्म से ही उसमें प्लानिंग करनी पड़ती है गार्जियन को कि क्या एक्सपेंस क्या करना है, कितना एक्सपेंस खर्चा होगा। जनरली आज की डेट में 20-25 लाख 30 लाख नॉर्मल खर्चा है मैरिज में।
तो आज का अगर 20 लाख खर्चा है और बच्चे की 20 साल के बाद अगर मैरिज है तो वो खर्चा 93 लाख होने वाला है, नियर अबाउट 1 करोड़, 8% इन्फ्लेशन के साथ। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है नेक्स्ट? अगर कोई 7,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उस गोल तक पहुंच सकते हैं 1 करोड़ का। 7,000 करके वो इन्वेस्टमेंट किए और वो 1 करोड़ का गोल उस आसानी से पहुंच सकते हैं नेक्स्ट। तो इसमें समझ में आता है कि शॉर्ट लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों सेफ है, मैं आपको बताया कि डायरेक्ट शेयर में क्या होता है, 6,000 कंपनी है, कुछ कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बनाती है, कुछ खराब बनाती है। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो लाखों करोड़ का फंड मैनेज करता है, उनका काफी एजुकेशन होता है, दे आर CFAs एंड मोर देन 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मार्केट को टाइमिंग नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, तो ये तो हो गई लॉन्ग टर्म की बात। मतलब लॉन्ग टर्म बोलने का मतलब 5 साल से ऊपर अगर आपका कोई भी गोल है। लेकिन हमारे लाइफ में चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्डर एज के पर्सन हो, कुछ शॉर्ट टर्म भी गोल होता है। सारा पैसा तो हम लॉन्ग टर्म का सोच के नहीं लगा सकते। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में हमारा कुछ एक ही बस ऑप्शन रहता है, वो है बैंक FD। बैंक FD में इतना % फिक्स मिल जाता है 2 साल 3 साल के लिए। लेकिन एक और भी प्रोडक्ट है जिसमें FD से ज्यादा रिटर्न दिया है, मतलब टोटल रिटर्न जो आफ्टर टैक्स है वो ज्यादा है, वो है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड का आपने नाम सुना है कभी? डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है, कोई भी मार्केट में पैसा नहीं लगाता है। जैसे बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, कॉर्पोरेट FD हो गया, इसमें पैसा लगता है। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है टैक्स का। टैक्स का बेनिफिट कैसे है मैं बता रहा हूँ। 2 इन्वेस्टर है, दोनों, एक ने FD में लगाया होता है 20 लाख रुपया, एक ने लगाया होता है डेट म्यूचुअल फंड। दोनों ही 5 साल के लिए पैसा लगाते हैं और रिटर्न दोनों का 6.5% होता है। 6.5% रिटर्न के बाद दोनों का रिटर्न 27,40,000 बनता है। लेकिन होता क्या है, दोनों को 7,40,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन FD में टैक्सेशन अलग होता है, डेट म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन अलग होता है। अगर FD में कोई 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो उनका 2,22,000 रुपये सिर्फ टैक्स चला जाएगा, मतलब 5,18,000 हाथ में आया। जबकि डेट म्यूचुअल फंड में एक इंडेक्सेशन बेनिफिट होता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि डेट फंड में अगर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर के ऊपर का जो रिटर्न बनता है सिर्फ आपको उस पर टैक्स देना है। मतलब आपको अगर 6.5% का रिटर्न मिल रहा है और महंगाई दर 5.5% है तो 1% का जो एक्स्ट्रा रिटर्न बना उसमें सिर्फ टैक्स देना है, चाहे वो कोई भी स्लैब हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें जहां 2,22,000 का टैक्स बना, डेट म्यूचुअल फंड में सिर्फ 25,000 का टैक्स बना। 2 लाख रुपया, मोटा मोटी 2 लाख रुपया का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो नेट रिटर्न कितना बना? नेट रिटर्न बना FD इन्वेस्टर का 5,18,000, 7,40,000 से 2,22,000 माइनस हो जाएगा, 5,18,000 बना। और डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का बना 7,40,000 माइनस 25,000, 7,14,000। तो रिटर्न एक्चुअल में कितना बना? 4.72 बना, 6.5 से 4.72 में चला गया टैक्स के बाद। और डेट म्यूचुअल फंड का 6.5 से 6.3 बना, 2 लाख रुपए ज्यादा। नेक्स्ट, अगर कोई 20% टैक्स स्लैब में भी आते हैं तो 20% टैक्स स्लैब में भी उनका जो टैक्स बनता है वो 1,48,000 रुपया बनता है और डेट म्यूचुअल फंड में बनता है 25,000 रुपया। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि करीबन मोटा मोटी 1,20,000 रुपया, 1,25,000 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स बना FD में। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है अगर चाहे वो यंग हो चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, अगर आपका गोल जो है शॉर्ट टर्म के लिए है तो आपको डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें रिस्क भी कम रहता है, टैक्स बेनिफिट भी है। और लॉन्ग टर्म का अगर गोल है मतलब 5 साल के ऊपर का गोल, तो आपको म्यूचुअल फंड में एक लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा वेल्थ बनेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अपना संडे के दिन अपना वैल्यूएबल टाइम निकालने के लिए आशीष जी आपको 2 मिनट समय लेंगे, ये कुछ अपने बारे में बताइए। उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो हम ये करेंगे। अच्छा, थैंक यू।